तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज थर्मोडायनेमिक्स की। एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 11 है। रैशनलाइज्ड सिलेबस होने के बाद पहले ये चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था। तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उस पर चैप्टर नंबर 12 की ही बैक एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे चैप्टर नंबर 11 हो गया ये। कुछ टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, तो रेफ्रिजरेटर वाले न्यूमेरिकल्स अब नहीं है, ना ही वो टॉपिक एग्जाम में है। थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला न्यूमेरिकल यहां पे आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा है देयर इज अ गीजर दैट हीट्स अप वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 3 लीटर्स पर मिनट। गीजर आप लोगों के सबके घरों में लगा हुआ है, आजकल तो किचन में भी लग गया है। तो आपने देखा होगा वो जो गीजर में से पानी बहता रहता है वो गर्म होता रहता है और पानी फ्लो करता रहता है। तो खैर हमारा जो गीजर है वो 3 लीटर पानी 1 मिनट में पर मिनट में गर्म कर देता है, 3 लीटर्स पर मिनट में, और टेम्परेचर बढ़ा देता है 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 से 77 यानी 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया। अब इस गीजर को चलाने के लिए दो चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होता है, बट इसके अलावा कुछ गैस गीजर्स भी होते हैं बच्चों। पता नहीं आपने शायद सुना है, नहीं सुना है कभी, बट गैस गीजर भी होता है। उसमें एलपीजी का सिलेंडर लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा माना जाता है वैसे वो, बट हाउएवर सीम्स टू बी डेंजरस ऑल्सो, बिकॉज उसकी इंस्टॉलेशन अगर मान लीजिए कभी हमने अपने वॉशरूम के अंदर कर दी और कभी हमारा एलपीजी का सिलेंडर लीक हो गया तो उसकी जो गैसेस हैं वो बड़ी डेंजरस होती हैं, जो आपको खत्म भी कर सकती हैं। तो मतलब सस्ताई में मत आओ, इलेक्ट्रिसिटी गीजर इज द बेस्ट है। फट भी सकता है, आप मर ही सकते हैं मतलब। तो गैस बर्नर जब चलेगा, गैस जब चलेगा, पानी गर्म करेगा तो गैस कुछ खर्च होगी। तो कितनी गैस खर्च होगी, सवाल उस पर बेस्ड है। सवाल है व्हाट इज द रेट ऑफ कंजप्शन, कि कंजप्शन का क्या रेट होगा अगर हीट ऑफ कंबशन इज 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम। कितना? 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम। अब ये रेट ऑफ कंबशन क्या है पहले उसको समझते हैं। अगर आप टेक्निकली समझे तो रेट ऑफ कंबशन आप यूनिट से समझेंगे। रेट ऑफ कंबशन है बच्चों 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम। इसकी यूनिट को समझो बच्चों, इसकी यूनिट है जूल पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम फ्यूल जलने पे 4 इंटू 10⁴ जूल की हीट प्रोड्यूस होएगी। यूनिट समझ रहे हो? क्या यूनिट है? 4 इंटू 10⁴ जूल की हीट प्रोड्यूस होएगी कब? जब 1 ग्राम फ्यूल जलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, यहां लिखा है 3 लीटर वाटर, 3 लीटर। वैसे हमारी दिनचर्या में हम लोग लीटर और किलो में ना कोई फर्क समझते नहीं है। कभी आप दूध खरीदने जाओ तो यूजुअली पैकेट लेते हैं दूध के, आजकल तो पैकेट्स आते हैं या टेट्रा पैक्स आते हैं। तुम दूध वाले से बोलते हैं भैया 2 किलो दूध दे दो। 2 किलो दूध, भैंस है वो? अब तुम बताओ बेटा, इधर आओ, 2 किलो दूध पॉसिबल है? 2 लीटर पॉसिबल है? बैठिए, डर के कह रहा दूध तो नहीं निकाल रहे, मतलब मांग रहे, सॉरी। तो 2 लीटर तो पॉसिबल है। अब यानी कि लीटर को किलोग्राम में कन्वर्ट करके ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे मास को डील करना है। यहां पे सवाल पूछा गया है व्हाट इज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई या कितनी हीट इस्तेमाल हुई। टेंपरेचर कहां से कहां चेंज हुआ? 27 से। तो यहां लिख दूं मैं, मेरे साथ साथ लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन, चेंज इन टेम्परेचर कितना? 77 माइनस 27 कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज हुआ बच्चों कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ। नाउ मास ऑफ वाटर पर मिनट,
ये निकालना थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लग सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं। ध्यान लगाना बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है बोलो, ये है 3 लीटर्स पर मिनट। आपको शायद याद हो मैंने लीटर से मीटर क्यूब की कन्वर्जन आपको सिखाई थी। 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, यानी आ जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर मिनट। बोलो यार, ये मेरा वॉल्यूम हो गया बच्चों, ये कौन हो गया मेरा वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो रो मास कितना आ गया बोलो, मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मास ऑफ वाटर आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी पानी की 10⁻³ होती है क्या, पानी की डेंसिटी कितनी होती है 10⁻³। वॉल्यूम कितना हो गया 3 × 10⁻³ लेकिन अगर ये मैं वॉल्यूम ये वाला इस्तेमाल करूंगा तो ये मास ऑफ वाटर पर मिनट आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम पर मिनट। बोलो सही है क्या, किलोग्राम पर मिनट। अच्छा, किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3000 ग्राम पर मिनट, यानी कितना मास ऑफ वाटर है पर मिनट 3000 ग्राम पर मिनट। समझ में आया क्या तुम लोगों को, कन्वर्जन क्लियर है। इतना मास है। सर मास क्यों निकाला, आपको बताता हूं मास क्यों निकाला, बट उससे पहले कि हम लोग आगे चलें आप प्लीज एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन होना चाहिए था, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप प्लीज लिख लीजिए, यह आएगा 4.2 जूल पर ग्राम। यह आएगा 4.2 जूल पर ग्राम। क्या सर ये गिवन नहीं होना चाहिए, ये गिवन होना चाहिए, बट चूंकि यहां पे पानी की बात चल रही है तो हो सकता है फाइनल में भी एग्जाम में ना दे। ये बोल देगा ये तो याद होना चाहिए, मेरा पानी के लिए याद नहीं है। भाई तुमसे सोडा बंटा का थोड़ी ना पूछ रहे हैं, पानी का पूछ रहे हैं, तो पानी का तो जैसे डेंसिटी याद होना चाहिए, पानी का स्पेसिफिक हीट याद होना चाहिए। हाँ मान बोला कि मानो यार पता होना चाहिए तुम्हें। हाँ बेटा, तो चेंज इन टेम्परेचर मिल गया। क्या तुम चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी लिख सकते हो क्या बेटा, चलो जी, ये हमारा क्या आ गया, मास आ गया। नाउ देयरफॉर हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, हीट रिक्वायर्ड होगी बच्चों Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। फॉर्मूला याद है किसी को क्या, MS डेल्टा टी। ये कब पढ़ाया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, चैप्टर कौन सा चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स। इंटरलिंक्ड है कि नहीं, है ना। चलो जी, मास की वैल्यू 3000। अच्छा सुनो 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 यार, ये हीट नहीं आ रही एक्चुअली, ये हीट पर मिनट आ रही है, बिकॉज ये मास नहीं है, ये मास नहीं। समझ में आया है क्या, ये हीट रिक्वायर्ड क्या है, ये हीट रिक्वायर्ड पर मिनट है। तो 3000 इंटू 4.2 इंटू कितना आ गया 50। सही है क्या, यूनिट क्या बनी है इसकी, जूल। यूनिट क्या बनेगी इसकी, जूल पर मिनट। यूनिट समझ रहे हो क्या, जूल पर मिनट क्यों, बिकॉज इट इज हीट रिक्वायर्ड पर मिनट। तो गैस बर्नर गैस जलाए मतलब कंबस्ट करे, और कंबस्ट होने के बाद अगर वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर पाए पर मिनट तुम्हारा काम चलेगा। चलो समझ में आ गया कि इतनी हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारा पानी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर 27 से 77 हो जाएगा। बट सवाल पूछा गया है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल, हीट रिक्वायर्ड नहीं पूछा था, हमने क्या निकाला है, हीट रिक्वायर्ड पर मिनट। हमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ कंबशन। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है रेट ऑफ कंजप्शन। रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ कंबशन का मैं बड़ा सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला होगा हीट रिक्वायर्ड पर मिनट, हीट रिक्वायर्ड पर मिनट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कंबशन।
हीट रिक्वायर्ड पर मिनट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कंबशन। सर ये कैसे फॉर्मूला बनाया आपने? ये फॉर्मूला मैंने यूनिट्स को देखकर बनाया। जरा चेक करेंगे मेरे साथ सारे बच्चे, यूनिट्स पे खेलेंगे तो ध्यान लगाएंगे। इसकी यूनिट होगी जूल पर मिनट डिवाइडेड बाय, इसकी यूनिट बनेगी बोलो जूल पर ग्राम। जूल से जूल गया, क्या बनेगी? ग्राम। भैया यूनिट पढ़कर बताओ, इतना ग्राम फ्यूल जले हर मिनट, इतना ग्राम फ्यूल जले पर मिनट, यही तो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ कंबशन। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि अगर मैं 3000 इंटू 4.2 इंटू 50 को किससे डिवाइड कर दो? 4 इंटू 10⁴ से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। और मेरा आंसर कहीं आएगा 15.75, जिसको एनसीईआरटी ने राउंड ऑफ करके 16 लिखा हुआ है। यूनिट बोलो कितनी होगी? इतना ग्राम पर मिनट। दिस क्वेश्चन इज नथिंग टू डू विद एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, सिर्फ ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड था और थोड़ा सा बेसिक साइंस। बोलो सही है? अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। इसकी स्लाइड भेज दूंगा, डोंट वरी। इसकी स्लाइड जो है आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ओनली। सवाल लिखा है जी, बड़ा क्यूट सा सवाल है। इसमें लिखा है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 2 × 2 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर to raise its temperature by 45 degree Celsius at constant pressure. Heat required to raise the temperature is called as specific heat, and we are talking here about constant pressure, so we'll be dealing with the molar specific heat. Now we all know the formula. We know कि C का formula 1 में n delta Q by delta T होता है। so अगर मैं यहां पे डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा? एन सी डेल्टा टी। पॉइंट इज वी आर एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए बच्चों यहां पे सी पी लिख दूं, कौन चलेगा तेरे को? ओके जी। डेल्टा टी कितना है तेरा? 75 डिग्री, ओह सॉरी 45 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत, कन्वर्ट करने ही करते, ठीक है ना? तो 45 डिग्री रहेगा। तेरे पास सीपी भी है। कैसे सर? अरे सीपी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें याद करवाया है यार। मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले याद करवाए थे। मैंने याद कराया था CV = F/2R, मैंने याद कराया था CP = F/2 + 1R, मैंने याद कराया था गामा = 1 + 2/F। बोलो हाँ या ना? पढ़ा था क्या हम लोगों ने? अच्छा बाबू बताओ, नाइट्रोजन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। अगर 5 डालेंगे तो 1 + 2 अपॉन में कितना आ जाएगा? 7/5। यानी हमारा जो गामा है वो 7/5 होगा। ये तो चाहिए ही नहीं था खैर। तो सीपी कितना है? सीपी हो जाएगा मतलब कितना? ये जाएगा 5/2 + 1 × R, यानी कितना हो जाएगा? 7/2R। तो भैया डेल्टा टी है? हाँ है। सीपी है? हाँ है। क्या नहीं है? नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। ये तो निकाल सकता हूं। सिंस नंबर ऑफ मोल्स, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास दैट मस्ट बी इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अबे बोलो तो सही यार। गिवन मास के लिए बोलो 2 × 2 किलोग्राम था, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ से 3 या -3 3 या -3 किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 होता है, पता भी है मुझे। बोलो हाँ। कितना हो गया? 28 हो गया। कितना हो गया? 20 डिवाइड बाय 28, सही है क्या? देयरफॉर हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या बन गया? हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला बन गया बच्चों डेल्टा क्यू बराबर 20/28 गुणा सीपी की वैल्यू 7/2
आर, आर की वैल्यू 8.3 नहीं नहीं, जो बोल रखा वही लिया करो, फालतू मत लिया करो। हाँ, जो बोल रखा वही लिया करो, 8.3। और नीचे कितना आ गया, डेल्टा टी, डेल्टा कितना है 45। चलो जी, सारे बच्चे सॉल्व करके आएंगे इसको, और सॉल्व करके आंसर निकलेगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, 933.75 जूल। दिस इज माय आंसर, नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, सही आ रहा है ये। अगला क्वेश्चन आ जाए। इजी क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन नंबर 12.1 और 12.2। वैसे ये अभी की जो रेशनलाइज एनसीईआरटी है उसके हिसाब से 11.1 और 11.2 होगा। किसमें नई वाली एनसीईआरटी है क्या? क्या है 11.1 11.2 वही है, चेक करियो। चैप्टर का नंबर बदल के ना सारे हमारे। 11.1 ही है। इतनी देर में तो माहौल खत्म हो गया बेटा बस। हाँ बता। हाँ ऑफ कोर्स, बड़ी 11.2 ही तो बनेगा, ये सेकंड ही तो था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अगला सवाल। अगले सवाल के 4 पार्ट हैं, लंबा सवाल है ये, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम आज खा जाएगा लेक्चर का। सवाल क्या लिखा है? सवाल लिखा है बहुत ही खूबसूरत। सवाल को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। मान लीजिए हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक है हॉट, एक है कोल्ड। और मान लीजिए हॉट बॉडी जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे है और कोल्ड बॉडी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। इनके बीच में लगा दिया हमने थर्मल कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? थर्मल कंडक्टर वो होता है जो हीट का आदान प्रदान कर देता है। क्या लगता है हीट कहां से कहां ट्रांसफर करेगी? डेफिनेटली सर, हॉट से कोल्ड। कब तक ट्रांसफर करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। कितना सेम? कितना? 25-25। क्या? नो क्या? मे भी वो सब नहीं, ये कह रहा सर यहां पे ना बर्नर लगा दो नीचे कि हीट ट्रांसफर करते रहो, इसका टेम्परेचर फॉल ना करवाओ। किसने कहा? ऐसा तो नहीं बोला। तुम शर्त लगा रहे हो, मत लगाओ। हम कह रहे हैं कि ये 50 डिग्री है, आइसोलेटेड है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइसोलेटेड है। हीट ट्रांसफर होगी यहां से यहां, बोलो हाँ या ना। कब तक हीट ट्रांसफर होगी? जब तक ये एवरेज अचीव नहीं कर लेते। चलो शुरुआत करते हैं। पहले 50 ये 0, थोड़ी देर बाद ये 49 ये 1, बोलो हाँ। थोड़ी देर बाद ये 48 ये 2, थोड़ी देर बाद ये 47 ये 3, थोड़ी देर बाद ये 46 ये 4 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। एक टाइम आएगा जब ये 30 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, बोलो हाँ यार। एक टाइम आएगा ये 25 हो जाएगा, ये भी। जब ये 25-25 हो जाएंगे, हीट का फ्लो होना, यानी मैंने ना सिंपल सी टेंडेंसी बना ली है कि अगर ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है तो दे विल अचीव टू इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन द T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2 बिकम्स सेम फॉर बोथ। दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये तो बोला है मैंने, हाँ या ना भाई। 50 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 25-25 ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कब आएगा? हीट का फ्लो कब रुक जाएगा? जब 25-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए। ये जो कंडीशन है ना बेटा, ये एक स्पेशल शर्त पे रुकी हुई है। और शर्त ये है कि दोनों मटेरियल्स के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज सेम हो। इमेजिन करो मेरे पास ये हॉट बॉडी है, ये तो एग्जांपल तो लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमारे पास ये हॉट बॉडी है और यहां पे ये कोल्ड बॉडी है। इस हॉट बॉडी का टेम्परेचर है T1, इस कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है T2 एंड दे आर ज्वाइंड विद सम थर्मल कंडक्टर। हीट का फ्लो होना शुरू हुआ यहां से यहां, टेम्परेचर T1 से घटकर T0 हो गया, हाँ या ना।
घटकर T0 हो गया, और वही टेम्परेचर बढ़ के T0 हो गया। भाई ये टेम्परेचर 50 से 25 हो गया और ये 0 से 25 हो गया। बोलो हाँ या ना, यही तो बना। तो यहां पे चेंज इन टेम्परेचर आ गया, अगर आप ध्यान से सुनो तो T1 माइनस T0, और यहां पे चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया बच्चों, T0 माइनस T2, बिकॉज T0 इज अ फाइनल हायर टेम्परेचर ना बेटा। समझ में आता है क्या भैया? डेल्टा टी का मतलब होता है लार्जर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर। ये लार्जर था, ये स्मॉलर था, तो लार्जर माइनस स्मॉलर डेल्टा टी हो गया। ये लार्जर था T0 और स्मॉलर था T2, तो T0 माइनस T2 हो गया। अच्छा, हेयर हीट लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन्ड। हीट लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन। हीट का फॉर्मूला होता है एमएस डेल्टा टी, यहां पे क्या होगा एमएस डेल्टा टी, तो M1 S1 T1 माइनस T0 इक्वल्स टू, डेल्टा T1 हो गया डेल्टा T2 हो गया, ठीक है ना। M2 S2 कितना T0 माइनस T2। M1 S1 से अगर M2 S2 कट गया, अगर तुम्हारा अगर ये कट गया तो, अगर कट गया तो T1 माइनस T0 किसके बराबर आ जाएगा, T0 माइनस T2 के, यानी T1 प्लस T2 किसके बराबर आ जाएगा, 2T0 के, यानी T0 किसके बराबर आ जाएगा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। यानी ये शर्त सिर्फ तभी पॉसिबल है जब M इंटू एस, यार स्पेसिफिक हीट को मास से मल्टीप्लाई करा, थर्मल स्पेसिफिक हीट बोल दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दिया, अगर दोनों सेम होंगे तो सवाल क्या लिखा था, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट डू नॉट नेसेसरी सेटल टू मीन टेम्परेचर। डू नॉट नेसेसरी सेटल, यस ट्रू, they can only settle to this temperature if their ms is same. What does S stands for? Specific heat. मास से मल्टीप्लाई करते तो स्पेसिफिक हीट हो रहा है यार, इसे हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, आंसर लिखेंगे, लिखे टू बॉडीज if have equal thermal capacities, two bodies if have equal thermal capacities, two bodies if have equal thermal capacities will settle to mean temperature, will settle to mean temperature T1 plus T2 by 2, T1 plus T2 by 2 as follows। ये लिख लो, ये लिखने की जरूरत, ये तो सिर्फ आप लोगों के लिए कहानी है ना बेटा, एग्जाम में लिख के आना है। इवन लिख के भी नहीं आओगे ना, जैसे मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आया और 3 में से 1 2 3 पार्ट आ गए, है ना, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आता ही है, अकेला नहीं आता, 2 एक साथ आते हैं, 3 एक साथ आते हैं, तो ये भी लिखोगे तो भी आपको चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलें बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली 4 पार्ट्स हैं, ये तो एक एक करके करते हैं। आइडियली हम आज क्लास में 7-8 क्वेश्चन ही कर पाएंगे टोटल। चलिए, चल बे भाई, चलें, हो गया यार, अभी तो अपने आप ड्राइव कर लोगे, यहां तक भी कर ले तो अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट फॉर द 12.3। इसमें एक शब्द लिखा है कूलेंट। सर ये कूलेंट क्या होता है? शायद पहले ही भी बात हुई है, गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए गाड़ियों के इंजन के थ्रू एक केमिकल को पास किया जाता है, इसको हम कूलेंट बोलते हैं। आमतौर पे जब कभी इमरजेंसी में कूलेंट खत्म हो जाता है तो हम पानी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जिनको नहीं पता कि सर गाड़ी के अंदर पानी डल जाता है, तो हाँ, कूलेंट की जगह पानी डाला जा सकता है। आपने कभी ना डाला हो तो अपने पापा से पूछना कि पापा आपने कभी ऐसा किया जो सर बोल रहे थे सर ऐसे ही फेंक रहे थे, तो बताएंगे कि हाँ
भाई कूलेंट कभी खत्म हो जाए और इमरजेंसी हो तो पानी डाला जा सकता है। उसका कारण क्या है उसको बाद में बात करेंगे, बट हाँ कूलेंट क्या होता है। कूलेंट एक ऐसा लिक्विड है बेसिकली जो इंजन से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वो हीट को बाहर निकालता है ताकि इंजन ज्यादा गर्म ना हो जाए, वो ओवर हीट ना हो जाए। जब इंजन चलता है तो बहुत सारे कंप्रेशन और एक्सपेंशन के प्रोसेसेस होते हैं, पिस्टन ऊपर नीचे चलता है। आपने देखा होगा, मैंने आपको एक वीडियो में 4 स्ट्रोक इंजन का एक फोटो भी दिखाया था जब पिस्टन ऊपर नीचे चल रहा था। तो उस सिचुएशन में हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, उस हीट को बाहर निकालने के लिए गाड़ियों में कूलेंट डाला जाता है ताकि वो हीट एब्जॉर्ब करके इंजन को ठंडा रख सके। यानी हीट एक्सट्रैक्टर का काम कूलेंट करता है। आपने शायद न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी सुना होगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। उस प्रोड्यूस्ड हीट को बाहर कैसे निकाल के हवा में छोड़ दें? नहीं, उस हीट को इस्तेमाल करते हैं हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। और जब वो स्टीम इंजन पे पहुंचकर टरबाइन को घुमाती है, जब टरबाइन की विंड्स घूमती हैं, उसकी जो पंखड़ियां चलती हैं, उनसे जुड़ी होती है एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में घूमने पे करंट प्रोड्यूस करती है। इसको माइकल फैराडे, आपने शायद नाम सुना होगा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग उसको, पर नाम सुना था शायद आप लोगों ने, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी काम आता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हीट को बाहर निकालना है, इंजन में भी हीट को बाहर निकालना है। हीट को बाहर कैसे निकालें? तो हमें कूलेंट पास करा देते हैं। कूलेंट क्या करता है? कूलेंट उस हॉट इंजन के पास जाता है, वो कहता है लाओ हीट हमें दो, हीट एब्जॉर्ब करता है और बाहर लेके आ जाता है। यानी क्या कूलेंट बहुत गर्म हो जाता होगा? जवाब है नहीं, यही उसकी खासियत है। कूलेंट हीट लेने के बावजूद भी अपने आप को बहुत ज्यादा उबाल लेता नहीं है। क्यों नहीं उबाल लेता? क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। हीट कैपेसिटी यानी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने से क्या होता है? स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने से वो बहुत ज्यादा हीट लेने के बाद अपना बहुत कम टेम्परेचर बढ़ाता है। ये ऐसा बढ़िया है ना बेटा, आपको कूलेंट चाहिए, आप कूलेंट इस्तेमाल कर रहे हो, आप बोलोगे साहब ऐसा कूलेंट देना जो ज्यादा हीट ले और खुद गर्म ना हो। आप मान लीजिए आपने बोला कूलेंट है, सस्ता है, घर में मिलेगा, पानी की टंकी खोलो, निकालो, डाल दो। प्रॉब्लम है, मतलब घर के पानी की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉब्लम है उस कूलेंट में। क्या प्रॉब्लम है? वो हीट लेके एकदम उबल जाता है। इसलिए हमने कहा वाटर का इस्तेमाल मत करो, हैवी वाटर का इस्तेमाल करो। D2O कूलेंट हैवी वाटर होता है बच्चों। इसलिए पानी एक इमरजेंसी का सॉल्यूशन तो है, बट वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो कूलेंट का काम बताइए क्या होता है बच्चों? हीट को बाहर निकालना। और हीट लेने के दौरान वो अपने आप ही उबल गया तो बेकार कूलेंट है ना भाई। यानी कूलेंट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा हो, ताकि जितनी भी हीट ले ले बट वो उबले ना, गर्म ना हो जाए। सवाल पढ़ते हैं, लिखा है द कूलेंट इन अ केमिकल और अ न्यूक्लियर पावर प्लांट और लिक्विड यूज्ड टू प्रिवेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट फ्रॉम गेटिंग टू हॉट शुड हैव अ हाई स्पेसिफिक हीट। ट्रू? यस, ट्रू। आंसर लिखेंगे, लिखो द पर्पस ऑफ कूलेंट इज टू एब्सॉर्ब मैक्सिमम हीट। The purpose of coolant is to absorb maximum heat with the least rise in temperature. With the least rise in a temperature. With the least rise in its own लिख लेना, in its own temperature, खुद का टेम्परेचर है ना, और अच्छी लैंग्वेज हो जाएगी, in its own temperature। देखो, this is possible only if its specific heat is high। This is possible only if its specific heat is high। Its specific heat is high। जिंदगी में ध्यान रखना, जो कूल लोग होते हैं वो सक्सेसफुल क्यों होते हैं? कूल मतलब जैसे मिस्टर
कूल कौन है? धोनी। इतने फेमस क्यों है? क्योंकि इतने हाई प्रेशर में भी, इतने हाई टेम्परेचर पे भी अपनी टेम्परेचर को रेज नहीं करते। कूलेंट बनो। अगला सवाल करें, इसी पे बेस्ड है। इसके बाद लेकिन एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। अब अभी सर्दियों को तो छोड़ दो, आज अभी तो ठंड चल रही है इंडिया में, अभी बाहर कहीं चले जाएं या इवन दूसरी स्टेट्स में चले जाएं, तो जब सड़कें पे गाड़ियां चलती हैं तो सड़कें गर्म होती हैं, बिकॉज गर्मी जब होती है तो जून जुलाई की बात करो इंडिया में, तो जून जुलाई में क्या त्रासदी मच रही होती है जब 49 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टच कर जाता है। तो मान लीजिए गाड़ी का टायर चल रहा है सड़क पे, तो पहली जो रोड है वो तभी पड़ी है, गर्म हो रखी है, और फ्रिक्शन की वजह से और गर्मी हो जाती है। तो जब गाड़ी का टायर चलेगा तो फ्रिक्शन की वजह से यहां पे टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज होगा, और जो इसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकता। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनसाइड अ कार टायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ टायर ओनली, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ये कौन सा लॉ है? वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ल्यूसिक लॉ। तो सही तो कह रहा है कि फ्रिक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ता है। कुछ ऐसा हो जाए कि यार उसको हीट तो मिले बाहर से फ्रिक्शन की वजह से, बट टेम्परेचर ना बढ़े, तो हमने कहा नाइट्रोजन डलवा लो, गाड़ी के टायर में क्या डलवा लो। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि नाइट्रोजन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है एयर के मुकाबले। तो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो भैया वो हीट तो ऑब्जॉर्ब करेगा बट टेम्परेचर रेज नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सब नाइट्रोजन डलवा लो। समझ में आ रही है क्या? आंसर लिखेंगे क्या? लिखिए जी। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, due to friction between tire and road, the tires get heated, and the temperature inside the tire increases. Temperature inside the tire increases. Consequently, air pressure in the tires. Air pressure inside the tire increases. Air pressure inside the tire increases. Air pressure in the tires increases. लिख लेना P directly proportional to T. P directly proportional to T. समझ में आता है क्या? तीनों आंसर अभी तक क्लियर हैं? सही है क्या? अगला सवाल शुरू करें। अगला सवाल है डी पार्ट। इसमें लिखा है बच्चों कि जो क्लाइमेट है हमारा हार्बर टाउन का, दिस इज मोर टेम्परेट देन द टाउन इन द डेजर्ट ऑफ सेम लैटिट्यूड। एक तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो मैं क्या करके तोड़ देता हूं। हार्बर टाउन हो गया, जो पोर्ट्स वाले रीजन होते हैं, जो ओशियन के पास वाले जो रीजन्स होते हैं, उन्हें हार्बर टाउन्स बोलते हैं, जो उनके नजदीक पड़े हुए हैं, तट पे हैं। और डेजर्ट का मतलब तो रेगिस्तान होता ही है। और यहां पे एक शब्द लिखा है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। टेम्परेट होता है ठीक ठीक सा, जैसा टेम्परेचर गोवा का है। तुम्हें से गोवा कौन गया है? हाँ, तो गोवा में ना सुबह बहुत अच्छी होती है, शाम बहुत अच्छी होती है, दिन बहुत ही गंदा होता है, चिपचिपा सा रहता है मौसम, पूरा मॉइस्चर बहुत रहता है। अभी इमेजिन करो 5-6 घंटे बारिश हो लगातार, 5-6 दिन नहीं कह रहा, 5-6 घंटे,
उसके बाद एकदम से बारिश गायब और एकदम धूप निकल जाए, कुछ चिपचिपा सा मौसम नहीं हो जाता? क्योंकि हमारी हवा में आ जाता मॉइस्चर, एयर के मॉलिक्यूल के साथ साथ वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, हर चीज आपस में ऐसे ऐसे चिपकनी शुरू हो जाएगी। बड़ा गंदा सा मौसम होता है वो वैसे। तो हमें बोला गया जो डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, उनमें टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा या तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। लेकिन हार्बर टाउन्स में टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा बढ़ता ना बहुत ज्यादा घटता, वो टेम्परेट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्बर टाउन्स में बिकॉज पास में बहुत सारा ओशियन है, तो बहुत सारा एवेपोरेशन होगा, कुछ तो क्लाउड बना लेगा, लेकिन कुछ तो आसपास ही वाटर मॉलिक्यूल घूमेगा ना एटमॉस्फेयर में। और जब वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर सन रेडिएशंस गिरेंगी तो वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं पाएंगी, क्योंकि पानी का स्पेसिफिक हीट एयर के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो अगर मेरे आसपास के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो पानी का टेम्परेचर ना तो ज्यादा बढ़ेगा ना तो ज्यादा घटेगा, तो मेरा टेम्परेचर ना तो ज्यादा बढ़ा ना तो ज्यादा घटा, तो टेम्परेट रहेगा। लेकिन अगर यही रेगिस्तान की बात करें, वहां तो मॉइस्चर है ही नहीं साहब, वहां तो एयर का मॉलिक्यूल है, तो सन रेडिएशन जैसी आएंगी एयर के मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को एकदम से बढ़ा देंगी, दैट विल बी टू हाई इन दैट केस। यू गॉट माय पॉइंट? तो भैया अगर आप ओशन के नजदीक रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि साहब ना तो आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर अचीव करोगे ना बहुत लो टेम्परेचर अचीव करोगे। ये अच्छा है या बुरा है? अब पता नहीं साहब, चिपचिपे में रहने की आदत तो सही है। सही है क्या? आंसर समझ में आया क्या? समझ में आया क्या तुम्हें मेरा आंसर कि हार्बर टाउन में मॉइस्चर, हम इससे इस मॉइस्चर के शब्द को हमें ह्यूमिडिटी बोलते हैं टेक्निकली। तो भैया जो हार्बर टाउन है उसमें ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज्यादा है कम, जिसकी वजह से टेम्परेचर ना तो ज्यादा बढ़ेगा ना तो ज्यादा घटेगा, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है। लेकिन डेजर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। आंसर लिखे बेटा, लिखिए, चलिए लिखे। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द हार्बर टाउन, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द हार्बर टाउन, the relative humidity of the harbor town is more than that of desert town, is more than that of desert town, is more than that of desert town, is more that of desert town, due to high specific heat of water, due to high specific heat of water, due to high specific heat of water, the variation in the temperature of humid air, the variation in the temperature of humid air are less, hence the climate of harbor town, hence the climate of a harbor town is without, hence the climate of the harbor town is without extreme hot and extreme cold, without extreme hot and extreme cold, ना तो बहुत ज्यादा गर्म होगा ना तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। वैसे ये आइडियल मौसम होता है ना, ये बहुत अच्छा मौसम पाया जाता है कि मजेदार। इसलिए गोवा वाले लोग जो कहते हैं कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस, लोग कहते हैं ना गोवा चले जाओ तो बीच पे अगर एक बार बैठ जाओ तो ऐसा लगेगा यार ये जिंदगी है, आई बिलोंग टू दिस प्लेस। हमारी जिंदगी में कहाँ है? हमारे में तो दिल्ली का प्रदूषण ही लिखा हुआ है। अभी लग रहा था मुझे कि एक बार डाउन आ जाएगा, मैंने सर्च किया 300 कुछ आया, मैंने कहा यार पता नहीं कितनी सिगरेट और पढ़नी पड़ेगी, है ना, कितना मुश्किल है। तो भैया ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ, देखो इतनी देर बाद, क्योंकि इसमें 4 पार्ट थे। अभी अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, अगला क्वेश्चन 12.4, सवाल शुरू करें। वैसे ये 11.4 बन चुका है, तो बात बोल चुका हूं मैं।
सवाल बड़े बहुत ही इजी सवाल है बेटा। लिखा है देयर इज अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डाया ट्राया क्या होती है? डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 होता है। ऐसे दिमाग चलने लग गया है। चलो, तो सिलेंडर ऑफ मूवेबल पिस्टन, सिलेंडर ऑफ मूवेबल पिस्टन, तो ये हमारा सिलेंडर है और उसके ऊपर ये मूवेबल पिस्टन। मूवेबल पिस्टन का मतलब क्या होता है? पिस्टन कैन गो अप और कैन गो डाउन, यानी एक्सपेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। बहुत बढ़िया बेटा। एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी, याद है एसटीपी पे लड़ाई हुई थी हमारी, एसटीपी एनटीपी है ना। एक तो कमेंट में जाके लिख भी रहा है कि नहीं एसटीपी में ना 293 टेम्परेचर होता है। कैसे पढ़ाएंगे हम? एसटीपी एनटीपी सेम होता है, याद रखना, ठीक है ना। द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड हीट इंसुलेटर। ये जो वॉल्स है वो हीट इंसुलेटर है। हीट इंसुलेटर का मतलब क्या होता है बच्चों? एडियाबैटिक या डायथर्मिक, यानी हीट का एक्सचेंज, बहुत बढ़िया, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। लिखा है एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय हैविंग अ पाइल ऑफ सैंड ऑन इट। थोड़ी मिट्टी डाल दो ऊपर ताकि यहां भी हीट ट्रांसफर ना हो, बिकॉज जो सैंड है वो हीट ट्रांसफर नहीं करती। तो चारों तरफ से हीट इंसुलेशन हो गया। हीट इंसुलेशन हो गया यानी इस टाइम में कंप्रेशन एक्सपेंशन जो भी होगी वो आइसोथर्मल होगी या एडियाबैटिक? कौन सी प्रोसेस होगी? एडिया। अरे बच्चों, नो एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल यार। बोलो, क्या हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है? भाई हीट एक्सचेंज तो तब होती ना जब कंडक्टिंग वॉल्स बनाते। तुमने ये सारी नॉन कंडक्टिंग वॉल बना दी, पिस्टन से हो सकते वहां पर रेत डाल दिया, हीट तो कहीं से एक्सचेंज होगी नहीं ना। तो जो भी प्रोसेस होने वाली कौन सी वाली है? अब सवाल पूछा है बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी आपका वॉल्यूम अगर अपने इनिशियल वॉल्यूम के आधा हो गया तो प्रेशर का फ्रैक्शन कितना आएगा, यानी प्रेशर की रेशो क्या आएगी। अच्छा, एज इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एट इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी की पावर गामा इक्वल टू कितना होता है? कांस्टेंट होता है। यानी P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा होता है। यानी P1 अपॉन में P2 की वैल्यू V2 अपॉन में V1 की पावर गामा होता है। अब V1 V2 की वैल्यू कितनी है बेटा? V1/2। अच्छा, व्हाट प्रेशर इंक्रीजेस, तो हमें निकालना है बेटा P2 अपॉन में P1, बिकॉज हमें बताना है कितने फ्रैक्शन से बढ़ेगी। तो P2 ऊपर कर रहा हूं मैं, तो कितना आ जाएगा बेटा? V1 अपॉन में V2 की पावर गामा। V1 की वैल्यू बोलो बेटा। V1 की वैल्यू V1 ही है, V2 की वैल्यू V1/2 है, तो V1 अपॉन में V1/2 की पावर गामा। हाँ जी बेटा, नाइट्रोजन आई एम सॉरी हाइड्रोजन गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 7/5 आएगी क्या? कैसे बोले सर? अरे गामा का फॉर्मूला 1+2 अपॉन में F बोला, तो 1+2 अपॉन में 5 बोला, तो 7/5 बोलो तो सही। तो भैया कितना आ गया? 2 की पावर 7/5। 7/5 एक्चुअली 1.4 होता है, और वैसे इसे सॉल्व करके 2.64 आएगा। वो कैसे आएगा? वो मैथ्स के टीचर से पूछिएगा आपने, है ना। बट अपना तो आंसर 2 की पावर 7/5 या 2 की पावर 1.4 हम डालेंगे। चलिए, तो एक और क्वेश्चन मैं आगे करवा रहा हूं, 12.5 अगला, मतलब इसका जो अगला सवाल है वो ले लेते हैं फटाफट, ठीक है।
Moving to the next question. Okay, this is also very good question. If we go technically, हम सिर्फ यहां से 3-4 क्वेश्चन जो है बचे हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चन हो गए हैं एनसीईआरटी में अभी। 8वां क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन है बेटा, बताइए। वो ग्राफ बना हुआ है जिसमें वो 9 है। अच्छा, तो मैंने करा रखा है एक्चुअली, वैसे उससे पहले जो 12.7 है वो भी करा रखा है, उस प्रकार का सवाल करा रखा है। देखो 12.7 वाला, स्टीम इंजन ने इतनी हीट ली, इतनी हीट दी, कितनी एफिशिएंसी होगी, ऐसा कुछ करा रखा है। चलो लेव इट। सो स्टार्टिंग विथ 12.5 क्वेश्चन कहता है, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ गैस एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी, an amount of work equal to 22.3 जूल is done. ए से लेके बी गया, ठीक है, ए से लेके बी गया, कैसे गया? एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली सुनते ही मुझे पता है क्यू की वैल्यू कांस्टेंट हुई होगी, यानी डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 हुई होगी। ए से बी गया एडियाबेटिकली। इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला W भी बोल सकते थे वैसे, 22.3 जूल है, बट वर्क इक्वल टू 22.3 जूल इज डन ऑन का मतलब है बच्चों यहां पे -n आएगा, हाँ या ना? बहुत सुंदर। अच्छा, अगर मैं यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूं, कौन सा लॉ लगा रहा हूं बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो कहता है कि जो भी आपने हीट दी वो 2 जगह इस्तेमाल होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए और कुछ वर्क करने के लिए, हाँ या ना? अब इसके हिसाब से डेल्टा क्यू के लिए तो 0 है, ये डेल्टा यू -22.3 जूल है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा आ जाएगा 22.3 जूल। मुझे तो यही नहीं पता क्वेश्चन में क्या पूछा, लेकिन मैंने ये निकाल दिया, है कि नहीं? रुक जाओ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब सवाल को उन्होंने बदला, उन्होंने बोला if the gas is taken to A to B via process in which net heat absorbed by the system is 9.35। हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो बच्चों, इस बार हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो तो आइसोथर्मल हो सकती है, आइसोकोरिक तो हो ही नहीं सकती बिकॉज वॉल्यूम चेंज होना है, आइसोबैरिक भी हो सकती है, नहीं बैरिक भी नहीं हो सकती बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस पे आ गए हम लोग। अभी मतलब डिफरेंट प्रोसेस हो गई। प्रोसेस 1 ऐसे बोल, तो प्रोसेस 1 क्या बोल देता हूं? प्रोसेस 1। और अगली प्रोसेस क्या? प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में भी हम कहां से कहां जा रहे हैं? ए से लेके बी ही जा रहे हैं। मैं यहां लिख ही नहीं रहा कि कौन सी प्रोसेस है, बट मुझे पता है आइसोथर्मल ही होने वाली है, ठीक है ना? अब यहां पे ये बोल रहा है कि इसने इस केस में जो हीट एब्जॉर्ब करी है वो 9.35 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब की है। 9.35 कैलोरी से जूल में जाने के लिए 4.18 से मल्टीप्लाई करना है, 4.19 से। वैसे तो अगर आपको याद हो तो मैं तो 4.2 करवाता था, चूंकि एनसीईआरटी ने 4.9 लिखा हुआ है यहां पे, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो 9.35 एंड मल्टीप्लाई विद 4.19, दिस कम्स आउट टू बी 39.17 जूल। इतनी जो है हीट हमारी ए टू बी की प्रोसेस 2 में है। इसमें बोला है हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लीटर गेज। वर्क डन यानी पॉजिटिव आंसर आने वाला है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि यहां पे भी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम स्टेट ए से लेके बी गई है, यहां पे भी इक्विलिब्रियम स्टेट ए से बी ही गई है। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट दोनों की सेम ही है तो इंटरनल एनर्जी भी तो दोनों की सेम ही तो चेंज हुई होगी। as it is brought to same equilibrium state, as it is brought to same equilibrium state, that is state B, therefore change in internal energy will be same
विच इज 22.3 जूल, हाँ या ना? डेल्टा क्यू मेरे पास ऑलरेडी है बेटा, देयरफॉर यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, delta Q will be equals to delta U plus delta W. डेल्टा 2 की वैल्यू होगी 39.17 माइनस डेल्टा Q उधर चला गया, आ गया 22.3 इक्वल्स टू डेल्टा W. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 39.17 माइनस 22.3, ये निकल कर आता है 16.87 जूल. So work done in this case is 16.87 joule. तो अगला क्वेश्चन 12.6 थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज. लिखे there are two cylinders A and B of equal capacity. What do you mean by capacity? वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का सेम है. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक. मतलब एक स्टॉप कॉक का मतलब होता है एक ऐसा पोर्शन जिसे लगाने से गैस एक से दूसरे चैम्बर में नहीं जाती. तो मान लीजिए सिलेंडर ये ए है और ये सिलेंडर बी है. आप कहोगे सर सिलेंडर थोड़े ना तो स्फेयर है. ठीक है, डायग्राम नहीं बना रहा हूं बट ऐसे समझ लेते हैं कि एक वेसल ए है और एक वेसल बी है और दोनों का वॉल्यूम भी क्या है, सेम है. और इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है और बीच में हमने क्या लगाई हुई है, एक स्टॉप कॉक लगाई हुई है. जैसे ही स्टॉप कॉक को छोड़ूंगा तो गैस ए से बी जाना शुरू कर देगी. हो सकता है डायग्राम देख के लग रहा हो तुम्हें वॉल्यूम अलग अलग है, लेकिन वॉल्यूम एक्चुअल में सेम है. यहां पे आगे लिखा ए कंटेन्स अ गैस विद अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड. इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है, खाली. अच्छा, खाली का मतलब क्या है, एयर होना. जो बिल्कुल खाली है, जो जगह में कुछ नहीं है, वहां पे हवा है. और अगर यहां पे हवा है तो यानी यहां पे जो प्रेशर मेंटेन्ड है वो कितना है, 1 atm है. कितना हो जाएगा, 80 atm आ जाएगा. तो बी जो है कंप्लीटली इवैक्यूएटेड है और ए में पास जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, 273 यानी 0 डिग्री सेल्सियस. और प्रेशर की वैल्यू 1 atm, यानी यहां भी सेम ही है. अब बोला था एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड. थर्मली इंसुलेटेड का मतलब क्या है, हीट ना तो बाहर जाएगी ना तो अंदर जाएगी. एडियाबैटिक प्रोसेस की बात है, ऐसे चल रही होगी. इफ द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, यानी इसको हमने एकदम से हटा दिया, आंसर दी फॉलोइंग्स. तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं. तो पहला ऑप्शन या पहला सवाल जो है वो ये है कि व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन ई, ए एंड बी. अब एक बात बताओ, जैसे ही मैंने स्टॉप कॉक को ऐसे हटा दिया तो जो गैस पहले ए में थी, सिर्फ ए में, बी तो खाली था, जो गैस केवल सिर्फ ए में थी अब वो बी में भी है. आधे से डिवाइड हो गई ना यार. यानी जो वॉल्यूम पहले वी अवेलेबल था अब वॉल्यूम वो 2v अवेलेबल है. बोलो हाँ या ना. अब वॉल्यूम कितना है, वो 2v अवेलेबल है. यानी आपका वॉल्यूम क्या कर गया, ट्वाइस कर गया. और जब वॉल्यूम ट्वाइस कर गया तो प्रेशर की वैल्यू घटनी चाहिए, रिड्यूस टू हाफ, यानी कि 0.5 atm. बोलो हाँ या ना. पहले प्रेशर कितना था, 1 atm, अभी कितना हो गया, 0.5 atm. 1 atm कैसे, अरे यार जहां एयर है वहां 1 atm ही तो होगा. बोलो हाँ या ना. आंसर लिखेंगे पहले सवाल का. लिखो व्हेन स्टॉप कॉक इज suddenly opened, when stopcock is suddenly opened, the volume available to gas, the volume available to gas, the volume available to gas becomes twice, and hence pressure becomes half, and pressure becomes half. Therefore the pressure of gas in each cylinder, therefore the pressure of gas
in each cylinder. So the pressure of gas in each cylinder is कितना होगा बोलो? Pressure of gas in each cylinder is 0.5 atm. 0.5 atm. 0.5 atm. इसमें भी 4 पार्ट हैं बेटा क्वेश्चन में, जैसे पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें भी 4 पार्ट थे, इसमें भी 4 पार्ट ही हैं. पढ़ी क्या लिखा है? What is the change in its internal energy? इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? अब इमेजिन कीजिए सिलेंडर ए यहां था, सिलेंडर बी यहां पे था, बीच में स्टॉप कॉक लगा हुआ था, हटाया. जब हटाया तो जो गैस ए में थी वो बी में जानी शुरू हो गई. तो क्या गैस को मूव करने के लिए किसी प्रेशर के अगेंस्ट में काम करना पड़ा? नहीं, बिकॉज ये तो खाली है यहां पे. बोलो हां. तो गैस का जो वर्क डन है अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ प्रेशर है ही नहीं, यानी वर्क डन बिकम्स जीरो, यानी डेल्टा डब्ल्यू बिकम्स जीरो. और चूंकि हमारा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, यानी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा क्यू भी जीरो होगा. अब जब डेल्टा क्यू भी जीरो है, जब डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो है, तो डेल्टा यू भी तो जीरो ही होगा, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. हमने कहा साहब जो क्यू है वो जीरो है, ये क्या है? जीरो है, तो डेल्टा यू भी कितना होगा? जीरो होगा. बात समझ में आ रही है क्या? सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं थ्योरेटिकल यार. लिखो आंसर. लिखेंगे as system is thermally insulated, 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 delta q equals to 0, delta q equals to 0. Also gas expands against gas expands against zero pressure. Gas expands against zero pressure. भाई यहां से यहां गैस जा रही है, कोई काम करना पड़ रहा है क्या? नहीं ना. अगेंस्ट जीरो प्रेशर. therefore delta W equals to 0. therefore delta W equals to 0. Using first law of thermodynamics, using first law of thermodynamics, लिख लो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ. क्या है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा यू बिकम्स जीरो, यानी व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? देयरफॉर नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. No change in internal energy. There's no change in internal energy. अब एक सवाल जो आता है जो थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है, मतलब कि सर ये कैसे आपने या गलत बोल दिया सर आपने, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया. मुझे था कि कोई ना कोई तो बोल देगा, लगा तो बोल ही देगी आध्या, मैं तो बोल पकड़ लेगी ये बात को. नहीं पकड़ पाया ना पॉइंट. एक हाँ वेरी गुड, तो इन्होंने पकड़ लिया, जबकि 4 क्लास में थे नहीं पीछे. वेरी गुड बेटा, बताइए. डेल्टा यू जीरो का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, यानी यू क्या है? कांस्टेंट है. जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो है. क्योंकि क्या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज है? सवाल था कि इज दिस एनी चेंज? तो आंसर इज नो, चेंज नहीं है, जो है वो वही रहेगी. नहीं हुआ ना, वही तो कह रहे हैं. वैक्यूम ही तो है, एयर ही तो है, यहां पे एयर वैक्यूम एक ही होता है. चलिए जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं वो ये है, यहां भी तो एक टेम्परेचर है ना, तो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो गया. प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं. अब तू जो है इसको समझा दे तो तेरे को समझ में आया. What is the volume of a gas? That's it. When this stopcock is removed, this two combined containers becomes the one container.
वो ऐसा नहीं कि पाइप में से गुजर रही है। अब समझो, पहले तो ये डायग्रामेटिक समझो। ऐसे दे दो सिलेंडर, बीच में कोई कनेक्टिंग चैम्बर्स आए, यहां गैस है, यहां गैस नहीं है, बीच में स्टॉप कॉल लगा रखा है। जैसे ही हटाया तो गैस अपने आप, मॉलिक्यूल्स रेंडमाइजेशन में तो होंगे ना, तो मूव करेंगे और वो ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम बना लेंगे, प्रेशर को हाफ कर देंगे। बेटा देखो, चलो पूछ लो। कहां हुआ है वर्क डन? वर्क डन तब होता जब प्रेशर होता कुछ। क्या प्रेशर डिफरेंस है यहां पे? तो नहीं होगा ना। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि वर्क डन हो ही हो। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि वर्क डन हो ही हो। तो मैंने कहा नहीं, सब गैस यहां से आ गई है तो वर्क डन हुआ? नहीं हुआ। इसमें कोई वर्क डन हुआ ही नहीं क्योंकि प्रेशर ही नहीं है। किसके अगेंस्ट में काम करूं? प्रेशर के अगेंस्ट में। प्रेशर तो है ही नहीं। बोलो हाँ या ना। अबे बोलो तो सही यार। दीदी तुम बताओगी, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा आज, बताओ। अगर मजाक कर रहे हैं? नहीं। यहां पे जो हमने पहला केस पढ़ा, जो फर्स्ट केस जिस पे भी चर्चा चल रही है, बाहर बहस चल रही है कि यार हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा यानी टेम्परेचर बढ़ना चाहिए क्या? अरे हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी चेंज, दैट्स अ पॉइंट। इसलिए बॉयल्स लॉ पहले केस में एप्लीकेबल था। बॉयल्स लॉ तो लगाया पहले वाले पार्ट में। क्या लगाया? बॉयल्स लॉ तो लगाया। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वॉल्यूम दोगुना हुआ तो प्रेशर कितना हो गया? हाफ हो गया, तभी एप्लीकेबल है। तो एक बात ध्यान रख लो कि अगर गैस फैलती है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, जरूरी नहीं है कि वर्क डन हुआ हो, क्योंकि गैस का खुद का बिहेवियर है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। तो पहले एक था, स्टॉप को घटा दिया, अब दो हो गए, यानी पहले वॉल्यूम V था, अब कितना हो गया? 2V हो गया। और इस एक्सपेंशन के लिए हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है क्या? अब एक बार बताओ, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हुआ ही नहीं तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज हुआ ही नहीं होगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। बिकॉज जब टेम्परेचर बदलता है तो ही इंटरनल एनर्जी बदलती है। तो यानी कि अगर मैं थर्ड पार्ट का जवाब बोलूं कि व्हाट इज अ चेंज इन टेम्परेचर, जवाब क्या होगा? आंसर लिखेंगे। लेकिन as there is no change in internal energy, as there is no change in internal energy, as there is no change in internal energy, no change in internal energy, so temperature of gas remains unchanged. So temperature of gas remains unchanged. So temperature of gas remains unchanged. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? चौथा पार्ट, डी पार्ट। डू द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ अ सिस्टम बिफोर सेटलिंग टू फाइनल इक्विलिब्रियम लाई इन द पीवीटी सरफेस। व्हाट इज पीवीटी सरफेस? वो जो पीवी डायग्राम में वो चिटाई नहीं बना दी थी, तो एक्चुअली वो पीवीटी सरफेस है। बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिए थे। बोलो हाँ। यहां पे प्रेशर प्लॉट किया, यहां पे वॉल्यूम प्लॉट किया, और मान लीजिए ग्राफ ऐसा बना, और मान लीजिए टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? T चल रहा है। आपको याद है मैंने ग्राफ ऐसा भी बनाया था बॉयल्स लॉ में कि टेम्परेचर T1 ये है और टेम्परेचर T2 ये है। तो बताओ T2 ज्यादा है या T1? T2। भैया जो दूर जा रहा है वो ज्यादा है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप ओरिजिन से दूर भागते हो। तो ये पीवीटी सरफेस है। सवाल ये है कि जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं क्या वो पीवीटी सरफेस पे लाई करते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट कौन सी होती हैं? जैसे कि मान लीजिए ए से लेके बी चेंजेस होने हैं, ए से लेके बी, तो बीच वाले को इंटरमीडिएट स्टेजेस यहां लाई करते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि इतने रैपिड चेंजेस होते हैं कि ऑब्जर्वेबल नहीं होते, कितने तेज होते हैं, तो मार्क ही नहीं किए जा सकते। तो इंटरमीडिएट स्टेज कभी बनती नहीं है। इसीलिए कभी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ोगे तो इनिशियल और फाइनल पढ़ोगे। अभी जैसे आपने वर्क डन की कैलकुलेशन करी आइसोथर्मल प्रोसेस की, क्या फॉर्मूला है बताओ? एक मिनट, तो बता रिदम। वर्क डन की एक्सप्रेशन तू बता। अनव तू बता। ओए आरव तू बता। पढ़ाई नहीं कर। 2.303
RT log V2 बाय, किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे, V2 और V1 पे, और V2 और V1 है तो P1 और P2 पे भी कर रहा है, बिकॉज V2 अपॉन में V1 इक्वल टू P1 अपॉन में पढ़ाया था क्या? तो इन पे डिपेंड करता है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट पोजीशन में डिपेंड। आंसर लिखेंगे, लिखो नो, द एक्सपेंशन ऑफ गैस इज वेरी रैपिड, द एक्सपेंशन ऑफ गैस इज वेरी रैपिड, द एक्सपेंशन ऑफ गैस इज वेरी रैपिड, हेंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, hence cannot be controlled, hence cannot be controlled. Look, the intermediate states are non-equilibrium states. The intermediate states are non-equilibrium states which cannot lie on a PVT surface, which cannot lie on a PVT सरफेस। वो पीवी और टी सरफेस पे लाई नहीं करते, रैपिड चेंजेस हैं वो, बहुत ऑब्जर्वेबल नहीं है ना, मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है बेसिकली। ठीक है जी, बात समझ में आती है? अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12.7, सवाल पढ़े क्या लिखा है, लिखा है स्टीम इंजन डिलीवर्स 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल ऑफ वर्क पर मिनट। यार सही कह रहा है, वो जितनी भी कैलकुलेशन करी थी ना, अगर आपको याद हो, हीट इंजन के 2-3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। हीट इंजन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q1, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, विच अल्टीमेटली यील्ड्स एज 1 माइनस T2 अपॉन में T1। पढ़ा था हम लोगों ने। तो खैर, अगर आपको याद हो, व्हाट इज दिस Q1, क्या था Q1? Q1 था सर वो हीट जो सोर्स से लेते हैं पर यूनिट टाइम, या पर सेकंड बोला था हम लोगों ने, तो पर सेकंड के जगह पर मिनट भी बोल सकते हैं, वो तो क्या प्रॉब्लम है। Q2 क्या भक्ति बताइए बेटा, Q2, वाओ, Q2 तुम बताओ। हाँ, अरे नहीं दीदी पढ़ नहीं रही है, इसका मतलब बेटा नामे का, हाँ महिमा, क्लोज इनफ यार, बोलना Q2 क्या था? अरे भैया ये वर्किंग सब्सटेंस था, ये सोर्स था, यहां पे सिंक था, बोलो तो यार। ये टेम्परेचर T1, यहां टेम्परेचर T2, हीट यहां से गई Q1, हीट यहां से गई Q2, वर्क डन हुआ, W इज इक्वल टू Q1 माइनस, तो W इज अ वर्क डन पर साइकिल, Q1 is a heat taken from source per cycle and Q2 is a amount of heat rejected to sink per cycle। नहीं याद आया, नहीं याद आया ना, इंटेंशन सब भूल गए सर, ये कब पढ़ाया सर आपने? चीटिंग नहीं पढ़ाया मैंने क्लास में यार, पढ़ाया ना क्लास में, रिवाइज करो। ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी करा रहा हूं, इनके अलावा बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है। पढ़ो चलो, क्या लिखा है, स्टीम इंजन डिलीवर्स इतना वर्क, यानी W कितना आ गया, यह आ गया 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल पर मिनट। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच इज क्वाइट कंफ्यूजिंग ऑल्सो। सर्विसेज 3.6 10 टू द पावर 9 जूल ऑफ हीट पर मिनट फ्रॉम इट्स बॉयलर। बॉयलर के से तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है कि जहां कुछ उबल रहा होगा, उबल रहा होगा, यानी वो सोर्स होगा या सिंक होगा? सोर्स होगा, यानी ये कितनी हीट ले रहा है सोर्स से, यानी ये Q1 नहीं है क्या बेटा? तो Q1 कितना आ गया बोलो, ये आ गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल पर मिनट। सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन एंड हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट। हाउ मच हीट वेस्टेड, हाउ मच हीट इज वेस्टेड, Q2 निकाल लेंगे। और दूसरा क्या है, एफिशिएंसी, तो एक करके निकाल लें। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बोलो, W बाय Q1, W की वैल्यू 5.4 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3.6 10 टू द पावर 9। समझ में आ रहा है क्या? जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। खैर इसे सॉल्व करके आंसर 0.15 आ रहा है, दैट मेक्स इट 15% ऑल्सो। सेकेंड पार्ट क्या है, Q2 निकालना है, हीट वेस्टेड पर मिनट, हीट वेस्टेड
पर मिनट। तो हीट वेस्टेड पर मिनट आ गया Q2 इज इक्वल्स टू W प्लस Q1। नहीं 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 नहीं, क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? Q1 माइनस W, सही है क्या? तो Q1 की वैल्यू कितनी है? 3.6 टेन टू द पावर 9 प्लस 5.4 टेन टू द पावर 8। एक काम करो, इससे 36 टेन टू द पावर 8 कर लो, माइनस 5.4 टेन टू द पावर 8 कर लो, कितना हो गया ये हो गया 31.6 इंटू टेन टू द पावर 8 जूल पर मिनट। नोट करेंगे। अबे 30.6 आएगा, 31 नहीं आएगा। 36 में से 5 काट गया ना डेसिमल, और 30 तो बचेगा। 30.4। ओए अपना सही करके मेरा गलत करवा दिया। चलो भाई 30.4। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी रह गया थर्मोडायनेमिक्स का 8वां सवाल, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसके बाद आपका होमवर्क क्या होगा? इसके बाद आपका होमवर्क होगा कि थर्मोडायनेमिक्स के एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन एक बार चेक करना। वैसे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, कोई रह गया हो तो डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम केटीजे शुरू करने वाले हैं। बट यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को? अगला सवाल कर लें पहले थर्मोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें बेटा। क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन है 12.8। पिछला लिख लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? 12.8 पढ़ो बेटा क्या लिखा है। 12.8 इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मार्क कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। हीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ रेट। ठीक है, हीट पर यूनिट टाइम इज अ रेट, वो 100 वॉट है। इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज क्या? ये कहता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सही है क्या? डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी कितना हो गया बोलो? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। नाउ जस्ट रीड दिस वंस। ये क्या है? हीट गिवन पर यूनिट टाइम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क डन। बोल सही है क्या? अब अगर आप इसको पढ़ो वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, यानी ये 75 आ गया। बोलो हाँ या ना? अच्छा, हीटर सप्लाइज हीट एट अ रेट ऑफ 100 वॉट, यानी ये कितना आ गया? ये 100 आ गया। बोलो हाँ? तो डेल्टा यू बाय डेल्टा टी कितना होगा बच्चों? 25 जूल पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? 25 जूल से बढ़ जाएगी। अगर पहले वो 25 थी तो 50 हो जाएगी, अगले सेकंड में वो 75 हो जाएगी, अगले सेकंड में वो 100 125 ऐसे हो जाएगी। सो डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू 100 माइनस 75, दिस कम्स आउट टू बी 25 जूल per second. This is my final answer.